आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट को। ऑलराइट, सो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को ही। ऑलराइट, पैटर्न जो है वो सेम रहेगा, या तो हम नई चीज सीखेंगे या फिर हम प्रीवियस चीजों को ही रिवाइज करेंगे। और हमारा जो टाइम पीरियड होगा 40 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का, 20 सेकेंड्स का, 15 सेकेंड्स का, वो एज इट इज रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो अडॉप्टेड था और इनेक्टेड था कब? 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1950 को। 30 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए। ऑलराइट, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी। तो ये था 26 जनवरी 1950। ऑलराइट, और अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, तो बेसिकली ये फॉर्म हुई थी कैबिनेट मिशन के बाद 1945 में। ऑलराइट, कैबिनेट मिशन के बाद 1945 के बाद इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जब जवाहरलाल नेहरू ने प्रोवाइड किया था ऑब्जेक्टिव्स को और रिजोल्यूशन को। ऑलराइट, इसके पश्चात 13 दिसंबर को 1946 में जो ऑब्जेक्टिव्स थे और जो रिजोल्यूशंस थे वो सभी अडॉप्ट कर लिए गए। ऑलराइट, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली और जो रिजोल्यूशन है, ये फाउंडेशन थी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑलराइट, ओके। अब अगर हम बात करें सेकंड सिनेरियो की या फिर बाकी सिनेरियोस की, जैसे कि ये था आपका 26 नवंबर 1949, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रेडी हो गया। ऑलराइट, इसके पश्चात कि ये साल आया आपका 24 जनवरी 1950। ओके, जब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको साइन किया गया सभी मेंबर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और बाद में क्या हुआ, ये टाइम था 26 जनवरी का 1950 का, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो था बेसिकली वो फाइनली इंप्लीमेंट हुआ। तो यहां पे आप देख सकते हैं टाइमलाइन को। 1 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशंस को। ये फर्स्ट स्टेप था। 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव्स थे, रिजोल्यूशंस थे, उनको अडॉप्ट कर लिया गया। ऑलराइट, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे, रिजोल्यूशंस थे, बेसिकली ये बेस थे प्रीएम्बल के, कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑलराइट, इसके पश्चात जो थर्ड स्टेप था वो था 26 जनवरी 1949 का, जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। ऑलराइट, फोर्थ स्टेप है 24 जनवरी 1950 का, जब कॉन्स्टिट्यूशन जो था
वो उसको साइन कर किया सभी मेंबर्स के द्वारा। और फाइनल स्टेप जो था वो था 5th, जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ऑलराइट, तो ये थी टाइमलाइन। ओके, अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। और करेक्ट आंसर है इसका ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बेसिकली वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बेसिकली इनको इलेक्ट किया गया था 1949 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी। ऑलराइट, और ये थे आपके सिंगल नॉमिनी जिन्होंने कि अप्लाई किया था पोजीशन के लिए। ऑलराइट, तो ये था आपका फैक्ट्स। अब आइए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इंडिया का, उसका प्राइमरी एम क्या था? इंक्रीज करना प्रोडक्शन किसका? कॉटन का, जूट का, चावल का, गेहूं का, या फिर टी एंड कॉफी का? 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है इसका सी। जो वीट थे और राइस था बेसिकली उसका प्रोडक्शन राइस करना था ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एम। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो था ये स्टार्ट हुआ आपका 1966 से 1967 के बीच में। ऑलराइट, जिसमें कि कुछ पैकेज प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, जो इंक्लूड करते थे आपके HYV को। सेकंड हुआ आपका फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज थी थर्ड स्टेप, एंड फोर्थ था आपका पेस्टिसाइड्स को ऑफर करना, और फिफ्थ था आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें HYV की, तो बेसिकली ये थे आपके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ऑलराइट, इसके पश्चात आते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स, जिन्हें की सब्सिडी रेट पर प्रोवाइड किया गया, और इरिगेशन जो था उसको प्रोवाइड किया गया। पेस्टिसाइड्स को भी सब्सिडीज रेट पे प्रोवाइड किया गया था। ऑलराइट, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था बेसिकली वो था आपका फार्मर्स के लिए, ताकि जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिकवर हो सके और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। और जो मेन क्रॉप्स थी वो थे व्हीट एंड राइस। ऑलराइट, और सेकंड जो था वो था, ठीक है, ये फेज 1 है। सेकंड वाला जो था आपका वो था फेज 2, जो था आपका 1976 से 1977 के बीच में। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन है, इंडो पाक वॉर जो था 1965 का, वो फाउट हुआ था किस डिस्प्यूटेड रीजन पे? कश्मीर पे, पंजाब पे, सिंध पे, या गुजरात पे? 30 सेकेंड से आपके पास आंसर करने के लिए, और आपका जो टाइम है वो शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. टाइम्स अप. करेक्ट आंसर है इसका ए, कश्मीर. ओके, सो बेसिकली अगर हम बात करें इस वॉर की, तो जो ऑपरेशन था आपका जिब्राल्टर, जो कि लॉन्च किया गया था पाकिस्तानी फोर्सेस की वजह से, जिसमें कि लगभग 500 आतंकवादियों को कश्मीर में एंट्री दी गई. ऑलराइट, और जो प्लान था वो ये था कि मान लीजिए अगर ये कश्मीर रीजन है, तो जब पाकिस्तानी फोर्सेस अटैक करेंगे इंडिया को आउटर साइड से, तो जो टेररिस्ट हैं ये बेसिकली इंडिया को अटैक करेंगे इनर साइड से. ऑलराइट, ओके, तो इस तरीके से जो इंडियन फोर्सेस है वो डिवाइड हो जाएंगी दो जगहों पे, आउटर और एज वेल एज द इनर पार्ट. ऑलराइट, और जो उनका प्राइम टारगेट था वो था अखनूर ब्रिज, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को कश्मीर से. ओके, तो जो प्राइम टारगेट था अखनूर ब्रिज को तोड़ देना, ताकि जो इंडियन कांटेक्ट है वो कश्मीर से कट हो जाए. ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को याद रखिएगा कि जो इंडो पाकिस्तानी वॉर था वो बेसिकली 1965 में कश्मीर के लिए था, और ये कुछ डिटेल्स हैं उसके रिगार्डिंग. और यदि हम बात करें सभी इंडियन पाकिस्तान वॉर्स की, तो फर्स्ट वॉर हुआ था 1948 में, ओके, कश्मीर रीजन के लिए. सेकेंड वॉर था 1965, अगेन कश्मीर. ऑलराइट, थर्ड वॉर जो था वो था 1971 फॉर बांग्लादेश की लिबरेशन के लिए. ऑलराइट, और फोर्थ वॉर था 1999 का, जो कि फेमसली जाना जाता है कारगिल वॉर की वजह से. ऑलराइट, तो टोटल 4 लड़ाइयां हम लोगों ने लड़ी हैं आपस में, इंडिया एंड पाकिस्तान ने, और जितनी भी लड़ाइयां हैं ये सब किससे जीती? इंडिया ने. ऑलराइट, अब आइए आगे चलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो इमरजेंसी इंडिया में इम्पोज हुई थी वो किस साल में हुई थी? 1965 में, 1971 पे, 1975 में, 1980 में. 30 सेकेंड्स आपके पास है इसका आंसर करने के लिए. आपका टाइम शुरू होता है अब. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The time's up. करेक्ट आंसर है सी, 1975 में. ऑलराइट, सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इमरजेंसी की बात करें पर्टिकुलरली, तो बेसिकली हमारे पास जो मेन एम था वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट को सीखने के लिए, जो कि आया आपका 1976 में. कई सारी चीजें जो थी उनको अमेंड कर दिया गया, और इसलिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट, और यदि हम बात करें बड़ी बड़ी चीजों की जो यहाँ पे हुई, तो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बोलता है इंडिया को एज अ सोवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ऑलराइट, तो जो वर्ड है जैसे सेक्युलर हो गया है, सोशलिस्ट हो गया, इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू. ऑलराइट, ठीक वैसे ही जो नेशनल यूनिटी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वर्ड के साथ में. थीटा दा कोसाइन, जो कि cos थीटा लिखा जाता है, असल में कोसाइन है एक. ऑलराइट, और इसी तरीके से जो नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है वो था 44th अमेंडमेंट एक्ट
1978 का। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान ये कहा गया कि जब भी प्रेसिडेंट जो है वो जस्टिफाई कर दें कि यहाँ पे एडवर्स कंडीशंस हैं इंडिया के आगे, चाहे वो वॉर हो, एक्सटर्नल रेबेलियन हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, जो कि इक्वल है, जब भी इनमें से कोई भी फैक्टर हो और प्रेसिडेंट को लगता है कि इमरजेंसी लगानी चाहिए तो लगा सकते हैं। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 का, बेसिकली उसने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट का विल है, ये सेटिस्फेक्शन है इसके रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के रिगार्डिंग, वो बेसिकली क्वेश्चन कह सकता है इन कोर्ट, यानी उसको कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं किन बेसिस पे कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सेटिस्फाई हो गए कि यहाँ पे कंडीशन लगनी चाहिए, तो इस सबको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था, जो कि लेके चले गया स्टॉर्मिंग ऑफ द गोल्डन टेम्पल के लिए अमृतसर में, ये किस साल में होता है? 1980 में, 1984 में, 1991 में या 1999 में? 30 सेकेंड्स आपके पास है। ऑलराइट, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, 1984 में। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे कि पंजाब का जो रीजन था, रीजन ऑफ पंजाब जो था, वहां पे एक खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो कि इसी दिन लगाई है। ऑलराइट, खालिस्तानी मूवमेंट जो था वो शुरुआत होती है यहाँ पे। दोबारा जो ऐसा ही है। ऑलराइट, और यहाँ पे एक पर्सनैलिटी थी, एक लीडर थे जिनका नाम था भिंडरानवाला। ऑलराइट, जो कि कहा जाता है कि वो उस टाइम पे गोल्डन टेम्पल के अंदर थे। ऑलराइट, ओके। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो भिंडरान वाले थे वो, उनको चार्ज किया जाता है कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज को चला रहे थे पंजाब में। ऑलराइट, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट होता है इंडियन फोर्सेस के बीच में, भिंडरानवाला के बीच में। एंड बेसिकली ये टाइम था कि इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च कर दिया। ऑलराइट, एंड फोर्सफुली एंट्री ली गई अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में। ओके, और इस इवेंट में जितने भी वहां पे सेपरेटिस्ट आइडेंटिफाई हुए उन सबको मार दिया गया था। तो ये था 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके, अब आइए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारे सामने है कि जो बोफोर्स स्कैंडल था, जो मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी इंडिया में, वो एसोसिएटेड थी किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के साथ में? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। अब बहुत से आप में से ये देखेंगे कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो इसको हम क्यों सीख रहे हैं, तो याद रहिएगा कि जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता रहा था तो मैंने एक कंसर्न यहाँ पे शेयर किया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है बेसिकली वो स्टार्ट होती है बैटल ऑफ प्लासी से बेसिकली। और अगर आप पीछे जाएंगे तो ये औरंगजेब की डेथ के बाद से स्टार्ट हुई इन दी 1707 में।
और 1757 में। ऑलराइट, और ये कंटिन्यू होती रही है आज भी। ओके, तो इसीलिए जो भी चीजें हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कहीं ना कहीं। ये सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ब्रिटिशर से, फ्रांस से, पोर्टुगीज से, ये हमारे कंट्री से भी रिलेटेड है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है जो मैं आपको दे चुका हूं, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा सिर्फ। ऑलराइट, और अब आपका समय शुरू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है ए, राजीव गांधी। ऑलराइट, तो आइए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है अयोध्या डिस्प्यूट को लेके। ऑलराइट, जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द साइट, जहां पे एक मॉस्क जो था उसको डिमोलिश कर दिया गया और जो टेंपल है उसको प्रपोज किया गया है बनाने के लिए। तो जो मॉस्क था उसका ओरिजिनल नेम क्या था? जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद, कुतुब मीनार या ताजमहल? 30 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए। और इस क्वेश्चन के पीछे जो रीजन है पूछने का वो ये है कि रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट मामला क्या है। और आपका टाइम पीरियड शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बाबरी मस्जिद। ऑलराइट, जो बाबरी मस्जिद था ये वो एरिया है और जो लाई करता है अयोध्या रीजन में, फैजाबाद के। ऑलराइट, ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम था 1991 का इंडिया का, उसे किसने इनिशिएट किया था और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? पी नरसिम्हा राव थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे या एन चंद्रबाबू नायडू थे? 30 सेकेंड्स आपके पास है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बेसिकली ये था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और आप कह सकते हैं एलपीजी के तौर पे बहुत मशहूर है, यानी लिबरलाइजेशन। पी मतलब हो गया प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब हुआ ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, और इस टाइम पीरियड के दौरान कई सारी चीजें जो थी इनको रिफॉर्म कर दिया गया, जैसे लाइसेंसेस को हटा दिया गया, जो फाइनल लिमिट थी प्रोडक्शन को उसको हटा दिया गया, जो प्राइवेट फर्म्स थी उनको परमिशन मिल गई कि वो पब्लिक इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट किया गया। और जो एरियाज थे जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट फर्म्स ही ऑपरेट कर सकती थी उनको भी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिया गया। ऑलराइट, इसके पश्चात कई जो कंट्रीज थी उनके इन्वेस्टमेंट्स को भी इंडिया में इनवाइट कर दिया गया था, और इंपोर्ट को भी टेक्नोलॉजी के परमिट कर दिया गया। और इसलिए ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और शॉर्ट में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑलराइट, और इसको हम एनईपी के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, ईयर था 1981 का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो थे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, आइए आगे चलते हैं।
10th क्वेश्चन है, कारगिल वॉर के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो मुझे लगता है कि 50 सेकेंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा होंगे इसको आंसर करने के लिए। और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है 1999। ऑलराइट, अब 11th क्वेश्चन हमारे पास है, जो इम्प्लीमेंटेशन था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जीएसटी का शॉर्ट में, वो किस साल में इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है? 2002 में, 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2017 में? 20 सेकेंड्स आपके पास है जो मैं आपको दे रहा हूं, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20, टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। तो बेसिकली ये था आपका 101 अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनकी लायबिलिटी और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप कह सकते हैं लायबिलिटी और उनकी जो पेमेंट होती है वो सेम पर्सन ही करता है। ऑलराइट, तो ये होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि जिनकी लायबिलिटी किसी और पे होती है, ऑलराइट, ऑन अदर पर्सन, लेकिन इनको पे कोई और करता है। ऑलराइट, तो डायरेक्ट टैक्सेस में लायबिलिटी और जो पेमेंट है वो सेम पर्सन पे लाई करती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो पेमेंट है और जो पेमेंट है दोनों अलग अलग जगह पे होती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है बेसिकली जो स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अलग अलग टैक्सेस होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा केओस था मार्केट में। फाइनली हमने उसको टैकल करने के लिए 101 अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 2017 में, जिसके बाद जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। और जीएसटी एक्ट के तहत जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको एक साथ बना के एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑलराइट, आइए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, जो न्यूक्लियर डील थी जो इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में साइन हुई, ये अलाउड करती है इंडियन एक्सेस को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए किस चीज के एक्सचेंज में? ट्रेन कंस्ट्रक्शन के लिए, मिलिट्री कॉपरेशन के लिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में, या इंडिया की पार्टिसिपेशन में G8 समिट में? 15 सेकेंड्स आपके पास है आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th, टाइम्स अप। 16। तो अगर आप इसको आप ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो न्यूक्लियर डील जो थी बेसिकली वो हुई थी आपके ऑप्शन सी के लिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। ऑलराइट, क्योंकि यहां पे अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की, तो ये बेसिकली इंडिया और यूएसए के बीच साइन होता है, जो कंफर्म करता है कि जो इंडिया है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को नहीं बढ़ाएगा। ऑलराइट, इसके बदले में हमारे पास सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए एक्सचेंजमेंट मिल सकता है। ओके, तो ये बेसिकली हुआ था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे, जो कि बोलता है कि इंडिया जो है अपने प्रेजेंट आर्सेनल को मेंटेन करेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ाएगा। अब हम जाते हैं आगे। 13 क्वेश्चन हमारे पास है, आधार प्रोजेक्ट जो है इंडिया में वो एम करता है प्रोवाइड यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हर रेसिडेंट को, और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, कौन इसको हैंडल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI भी कहते हैं इसे, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को ही आंसर्स पढ़ने, सॉरी, अगर आप ऑप्शंस को पढ़े तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन शुरू होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी। ऑलराइट, अगर आप आधार कार्ड को देखेंगे तो उस पे ये नाम आपको मेंशन मिलेगा। अब आइए आगे चलते हैं। जो 14th क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो था उसको लॉन्च किया गया किसे प्रमोट करने के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, टूरिज्म के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए? 15 सेकेंड्स आपके पास है। ऑलराइट, और आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th, टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के लिए। सो बेसिकली लॉन्च होता है 2016 में, इनवाइट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को कि वो इंडिया में आए और अपनी फैक्ट्रीज को लगाएं और स्टार्ट करें अपने प्रोडक्शन को, ओके, ताकि जो जॉब्स हैं वो इंडिया में क्रिएट हो पाए। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, वो है जीएसटी के बारे में। जीएसटी जो है ये है कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि लगता है इनकम पे, इंडिविजुअल्स की कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, या कैपिटल गेन्स पे। ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑलराइट, आप क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर आपको मिल जाएगा। 15 सेकेंड से आपके पास टाइम स्टार्ट होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th, टाइम्स अप। तो बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो है सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कहाँ लगेगा? ये गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इस लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट को। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के साथ में। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जो हमने डिस्कस किए हैं, और दूसरे लेक्चर के लिए रेडी रहेगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।